हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर और आज मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मर्निंग सेशन में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच जो नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं, ये है मेरा रेगुलेशन 1 से लेकर के रेगुलेशन 260 के बीच में मैं एक सीरीज लेकर के आऊँगा, जो कि मैंने अपने ट्यूशन के टाइप में जो नोट्स बनाए थे उसका है। ये जो वीडियो का सीरीज होगा वो मेरा रेगुलेशन के ऊपर में रहेगा। ये रेगुलेशन 1 से लेकर के रेगुलेशन 260 तक मैंने जो अपने ट्यूशन के टाइम में जो नोट्स बनाया था, वो नोट्स मैं आज आप लोग के बीच में साझा कर रहा हूँ। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए मैं आप लोग को सीधे टॉपिक पर लेकर के चलता हूँ। तो देखिए, पहला जो मेरा वीडियो है वो है मेरा रेगुलेशन 1 का। रेगुलेशन 1 में जो मैंने अपना नोट्स बनाया था वो बनाया था क्या, देखिए, CMR 2017 कब से लागू हुआ है। क्वेश्चन बना बना करके मैंने उसका आंसर भी लिखा था। तो देखिए, क्वेश्चन वाइज मैंने इसको नोट्स तैयार किया था। तो पहला क्वेश्चन है जी कि CMR 2017 कब से लागू हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है 27 नवंबर 2017। अगला क्वेश्चन है, CMR 2017 लागू होने से पहले किस तारीख को कम से कम 3 महीने के लिए इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था। मतलब ये क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले आप समझिए, जैसे सरकार जो होता है, ये भारत सरकार जैसे कोई भी अधिनियम को लागू करने से पहले या फिर कोई भी कानून बनाने से पहले उसको कम से कम 3 महीने के लिए पब्लिक के बीच में पब्लिश करता है, ताकि उसको कोई भी अगर मिस्टेक है या फिर कोई भी अगर किसी के साथ अगर लगता है जी कि इसका किसी के साथ गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो वो अपने सुझाव तब तक सरकार को भेज सकते हैं। तो वही बोला क्या जी कि CMR जो 17 का जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था वो कब हो गया था। तो ये 20 अक्टूबर 2011 को ही हो गया था, लेकिन इसको लागू होने में काफ़ी लंबा समय लग गया और ये 2017 में जाकर के आपका लागू हुआ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है, CMR 2017 भारत के किन किन माइंस यानी खानों पर लागू होगा। तो ये जो है CMR 2017 वो भारत का प्रत्येक कोयला खान में ये लागू होगा। अगला बनाया था, CMR 2017 से पहले कौन सा रेगुलेशन था। तो CMR 1957 था, यह आप लोग भी जान रहे हैं। अब देखिए, आगे चलते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 2 में। तो रेगुलेशन नंबर 2 में मैंने लिखा था जी कि असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति कौन करता है। तो उसके लिए ओनर, एजेंट या मैनेजर। ठीक है। रेगुलेशन 2 की जो है आपका CMR 2017 में कंप्लीट डेफिनेशन के ऊपर में है। तो डेफिनेशन के लिए मैंने आप लोग के लिए एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर के किन किन कामों में असिस्ट यानी सहायता करता है। तो इसका आंसर है, किसी खान या उसके किसी भाग के मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एवं डायरेक्शन के कामों में। मतलब असिस्टेंट मैनेजर जो होता है वो मैनेजर के कामों में किस प्रकार हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट का काम, कंट्रोल का काम, सुपरविजन का काम और डायरेक्शन का काम, इन सब कामों में वो मैनेजर का सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, असिस्टेंट मैनेजर की क्या योग्यता होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर जो होना चाहिए वो कम से कम आपका फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, जो कि आपको BME के द्वारा ग्रांटेड किया जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी फैन यानी सहायक पंखा कितना एरिया को वेंटिलेट कर सकेगा। तो किसी खान या फिर किसी एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या अधिक फेसों को। अगला क्वेश्चन था, असिस्टेंट मैनेजर किस ऑफिशियल का सीनियर यानी सुपीरियर होता है। तो ये ओवरमैन एंड सरदार का सुपीरियर होता है। असिस्टेंट मैनेजर जो होता है वो सीनियर होता है किसका, तो ओवरमैन और सरदार का। एवरेज आउटपुट किसे कहते हैं। तो एवरेज आउटपुट जो होता है वो किस साल के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है, तो उसके अनुसार ये काउंट किया जाता है। एवरेज आउटपुट निकालते कैसे हैं। तो टोटल प्रोडक्शन यानी पिछले साल जितना भी मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ था उसको हम 12 मंथ से जब डिवाइड कर देते हैं तो मेरा एवरेज आउटपुट निकल जाता है। एवरेज आउटपुट जो है तो ये डिपेंड करता है आपका कोल प्रोडक्शन ऑफ पर मंथ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन था, बैंक्समैन की नियुक्ति किस प्लेस पर होती है। तो बैंक्समैन जो होता है वो शाफ्ट के टॉप पर नियुक्त किया जाता है, या तो फिर इंक्लाइन के टॉप पर यानी इंक्लाइन के माउथ पर ये नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, बैंक्समैन की नियुक्ति किस काम के लिए होती है। तो ये जो होता है बैंक्समैन, ये व्यक्ति सामान और औजार यानी पर्सन, मटेरियल एंड टूल्स के लोल या हविस की देखरेख तथा घंटी देने के काम के लिए होता है। सेम टू सेम काम आपका ऑनसेटर का हो जाता है, लेकिन ऑनसेटर की प्लेस पर नियुक्ति किस प्लेस पर की जाती है। तो इसके लिए पीठ बॉटम पर या तो फिर इनसेट पे, ये आप याद रखेंगे। इसका भी जो काम होता है वो सेम टू सेम बैंक्समैन का ही काम जैसे होता है, व्यक्ति सामान रोजगार के लोल या हाविस की देखरेख यानी सुपरविजन तथा घंटी देने के काम के लिए। अगला क्वेश्चन था, बूस्टर फैन किसके इंटेक्ट या रिटर्न एयरवे में बहने वाली हॉल एयरवे यानी समस्त हवा को बूस्ट कर देती है। तो माइन का, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का, बोथ A एंड B। तो इसका जो आंसर होगा वो बोथ A एंड B हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, रेगुलेशन 2 के अनुसार कोयला में क्या क्या शामिल किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि कोयला 4 टाइप का होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसके साथ साथ आपको यह भी रेगुलेशन में लिखा हुआ है जी कि कोई अन्य कार्बोनेशियस मैटर जिसे कोयला के रूप में बेचा गया है, तो उसको भी हम कोयला के रूप में ही गिनते हैं, यानी कोयला में ही उसको शामिल किया गया है रेगुलेशन के अनुसार। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोल सी में 0% CH4 अर्थात CH4 नहीं मिलता है,
तो वह कोल सीम क्या कहलाएगा? तो वो जो होगा आपका फर्स्ट डिग्री गैसीय होगा। आपने डिग्रीनेस ऑफ गैसीय की परिभाषा में पढ़ा होगा जी कि यदि किसी माइंस में 0% CH4 मिलता है तो भी उसको हम फर्स्ट डिग्री गैसीय ही बोलेंगे। तो ये भी फर्स्ट डिग्री गैसीय कहलाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है CMM यानी कोल माइन मीथेन क्या है? तो ये जो है किसी चालू यानी रनिंग कोल खदान से निकाला गया नेचुरल गैस यानी CH4 CMM कहलाता है। नेचुरल गैस का मतलब आप CH4 समझेंगे। तो किसी चालू यानी रनिंग कोल खदान से निकाला गया नेचुरल गैस CMM कहलाता है। CMM कहाँ से निकाला जाता है? तो यह कोल माइन या उसके किसी भाग से निकाला जाता है। अब देखिए AMM क्या होता है यानी अबंडन माइन मीथेन क्या है? किसी बंद कोयला खदान या उसके किसी भाग से निकाला गया नेचुरल गैस यानी CH4 अबंडन माइन मीथेन कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कमेटी की नियुक्ति या गठन किस सेक्शन के अधीन की गई है? तो कमेटी का जो गठन किया जाता है वो माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के अधीन किया जाता है। अब देखिए कॉम्पिटेंट पर्सन यानी सक्षम व्यक्ति की मिनिमम एज क्या होगी? तो कॉम्पिटेंट पर्सन की जो मिनिमम एज होती है वो आपका 20 ईयर्स होती है। रेगुलेशन 2 के अनुसार कॉम्पिटेंट पर्सन की नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी? तो कॉम्पिटेंट पर्सन की जो नियुक्ति होती है वो माइन मैनेजर के द्वारा बाय रिटर्न किया जाता है। अब देखिए इनमें से कौन कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है? सरदार, शॉर्ट फायरर, हॉलेज ऑपरेटर, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, नन। तो देखिए क्वेश्चन आपको पूछा तो कौन कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, तो आप यहाँ पे जितना भी ऑप्शन देख रहे हो उसमें सब आपका कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन दिया हुआ है, तो ये सब एक कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाते हैं। इनमें से कौन कॉम्पिटेंट पर्सन है? ओवरमैन, मैनेजर, सरदार, वाइंडर ऑपरेटर, ACD या फिर ऑल ऑफ देम। तो इनमें से सभी आपका कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीप होल ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग में ड्रिल होल की डेप्थ कितनी होगी? तो मोर देन 3 मीटर। डीप होल ड्रिलिंग आप याद रखेंगे, इसका जो डेप्थ होता है वो मोर देन 3 मीटर होता है। ये कहाँ की जाती है? तो ये ओपन कास्ट वर्किंग में की जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है रेगुलेशन 2 के अनुसार डिजाइनर इनमें से क्या क्या काम करता है? तो रेगुलेशन 2 के अनुसार जो डिजाइनर काम करता है वो डिजाइन से कोल माइनिंग सिस्टम, मतलब कोल माइनिंग सिस्टम का वो डिजाइन करेगा। डिजाइन से मेथड ऑफ कोल माइनिंग, डिजाइन से मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंसेस एंड सब्सटेंसेस फॉर यूज इन कोल माइन, ऑल ऑफ देम। तो ये सभी काम करता है एक डिजाइनर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो डिस्प्यूट वर्किंग में क्या क्या पैरामीटर्स हैं? तो यह वर्किंग टेम्पोरली स्टॉप होता है, इस वर्किंग तक पहुंचा जा सकता है, अर्थात यह वर्किंग एसेसिबल यानी गमनीय होता है, यानी आप यहाँ पे आना जाना कर सकते हैं। इस वर्किंग में अनयूज्ड वर्किंग भी इंक्लूड है, जैसे ओल्ड वर्किंग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है डिसकंटिन्यूड वर्किंग डिसकंटिन्यूड वर्किंग के क्या क्या पैरामीटर्स हैं? तो यह वर्किंग किसी कारणवश टेम्पोररी रूप से डिसकंटिन्यू यानी बंद कर दिया गया है। यह वर्किंग इनएसेसिबल यानी अगम्य होता है, यानी यहाँ पर आप आना जाना नहीं कर सकते हैं। यह इनएसेसिबल कर दिया गया है या फिर उसको इनएसेसिबल कर दिया गया है, परंतु फ्यूचर में वहाँ काम किया जा सकता है, यानी रीओपन करके वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, जैसे सील्ड ऑफ एरिया। सील्ड ऑफ एरिया को आप फिर से ओपन कर सकते हैं। अबंडन वर्किंग में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो इस वर्किंग को फ्यूचर में काम ना करने के इरादे से बंद कर दिया जाता है। यह वर्किंग इनएसेसिबल होता है, मतलब यहाँ पर भी आप आना जाना नहीं कर सकते हैं। सील्ड ऑफ एरिया विथ गोप। अब देखिए फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम क्या है? तो इसके लिए जो परिभाषा लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? ऐसी कोल सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के अंदर स्थित हो, वह ओपन कास्ट माइन ना हो, बिलो ग्राउंड वर्किंग में किसी प्लेस में GBA यानी जनरल बॉडी ऑफ एयर में CH4 मिली हो या नहीं, तो वो भी आपका फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम हो जाएगा। यदि CH4 मिली हो तो GBA में 0.1% से अधिक ना हो, और पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब पर यदि देखें तो पर टन कोल प्रोडक्शन पर निकलने वाली गैस यानी CH4 की मात्रा 1 क्यूबिक मीटर से अधिक ना हो, तो ये जो है आपका फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए आप याद रखेंगे जी कि डिग्रीनेस ऑफ गैसीय सीम जो होता है वो केवल और केवल अंडरग्राउंड माइन से रिलेटेड होता है, इसलिए डेफिनेशन में पहले लिखा हुआ है जी कि वह कोल सीम या उसका कोई भाग जो माइन बाउंड्री के अंदर स्थित हो और वह ओपन कास्ट माइन ना हो। उसके बाद आप कंडीशन देख सकते हैं जी कि चाहे वहाँ पे CH4 मिला हो चाहे ना मिला हो, यदि मिला हो तो 0.1% से अधिक ना हो, और पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब पर यदि देखेंगे तो वो 1 क्यूबिक मीटर से CH4 की मात्रा अधिक ना हो। अब देखिए सेकंड डिग्री गैसीय सीम क्या है? तो ऐसी कोल सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के अंदर स्थित हो वह ओपन कास्ट माइन ना हो, यानी ये भी अंडरग्राउंड माइन ही है, अंडरग्राउंड माइन में ही गैसीय डिग्रीनेस ऑफ गैसीय सीम देखा जाता है, और GBA में CH4 की मात्रा 0.1% से अधिक हो, और पर टन कोल प्रोडक्शन पर निकलने वाले CH4 की मात्रा 1 क्यूबिक मीटर से अधिक हो, परंतु 10 क्यूबिक मीटर से अधिक ना हो। यानी आप याद रखेंगे देखिए सेकंड डिग्री में क्या होता है कि पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से जो CH4 की मात्रा होती है वो 1 क्यूबिक मीटर से अधिक, लेकिन 10 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होती है। अब देखिए थर्ड डिग्री गैसीय सीम क्या है? तो ऐसी कोल सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के अंदर स्थित हो वह ओपन कास्ट माइन ना हो, और GBA में CH4 की मात्रा 0.1% से अधिक हो,
और पर टन कोल प्रोडक्शन पर निकलने वाले CH4 की मात्रा 10 क्यूबिक मीटर से अधिक हो। यानी यहाँ पर आपका जो पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे CH4 की मात्रा 10 क्यूबिक मीटर से अधिक होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि क्या इसमें 10 क्यूबिक मीटर शामिल है? नहीं, इसमें 10 क्यूबिक मीटर शामिल नहीं है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए हमने GBA तो पढ़ा, लेकिन GBA कहते हैं कि इसमें तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन है जो कि GBA क्या है। तो बिलो ग्राउंड माइंस में कोल सीम के सामान्य वातावरण यानी जनरल एटमॉस्फेयर को ही GBA कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे GBA में सील्ड ऑफ एरिया एवं बोर होल को छोड़कर पूरी माइंस GBA में इंक्लूड होती है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है गोफ क्या है। तो गोफ का अर्थ भूमिगत खान का वह भाग जहाँ से कोयला का पिलर या पिलर का कोई भाग काटा जा चुका है, या लॉन्गवॉल मेथड से वर्क हो रही है तो वह भाग जहाँ से कोयला निकाला जा चुका है परंतु अब वो वर्किंग प्लेस नहीं है, तो ऐसे प्लेस को हम लोग गोफ कहेंगे। अब देखिए हॉल रोड क्या है। तो हॉल रोड का अर्थ है ऐसा रोड या रास्ता जो माइन बाउंड्री के अंदर स्थित बनाए गए हो एवं जिसका यूज एवं मेंटेनेंस ओपन कास्ट वर्किंग को चलाने के लिए HEMM का मूवमेंट होता है। मतलब ओपन कास्ट वर्किंग चलाने के लिए उसमें क्या करेंगे हम लोग, HEMM का मूवमेंट कराते हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे हॉल रोड। ठीक है, इसका जो ग्रेडियंट होता है वो 1/16 से अधिक नहीं होगी, यानी 1/16 से इसका ग्रेडियंट अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे जी कि आपको ये अच्छा लगा, आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है। और आगे भी यदि आप लोग इस तरह का सीरीज चाहते हैं, नया नया वीडियो और नया नया डेफिनेशन आप लोग भी इस नोट्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और यदि आप लोग बताएंगे तो मैं आगे भी इसी तरह का नया नया वीडियो लेकर के आता रहूँगा जो कि मेरा नोट्स के ऊपर में बना हुआ रहेगा, और मैं अपना सारा नोट्स आप लोग के बीच शेयर करूँगा। तो तब तक आप हमको बताइए जी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।